नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम बात करेंगे कि बीपीएससी की एग्जाम की तैयारी कैसे किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी अपना एग्जाम 3 स्टेजेज में कंप्लीट करवाता है, जिसमें पहला है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा है मुख्य परीक्षा और तीसरा है साक्षात्कार। इसको कहते हैं प्रीलिम्स, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू। तो बीपीएससी अपना एग्जाम 3 स्टेजेज में कंप्लीट करवाता है और जिसमें रहता है प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में 8 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पहला है हिस्ट्री सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट, बिहार स्पेशल सब्जेक्ट, करेंट अफेयर सब्जेक्ट, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटी से एंड मैथ से। ये टोटल 8 सब्जेक्ट से बीपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं और टोटल 150 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ये टोटल 150 मार्क्स से पूछे जाते हैं। 60 से 62वीं एग्जाम में बीपीएससी में 5वीं ऑप्शन ई जोड़ा गया था, जो काफी कंफ्यूजन होता है। अगर आप डीपली पढ़ते हैं तो ये 5वां ऑप्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा हम बात करें कि मुख्य परीक्षा जो 900 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू जो 120 मार्क्स का होता है। हम बारी बारी से इस सब के बारे में पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर से आता है, उसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहले हम ये बात करते हैं कि हिस्ट्री, जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। इस 3 सेक्शन से बीपीएससी में क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन आता है। जैसा कि एंशिएंट इंडिया को जो आप पढ़ेंगे या 60 से 62वीं से लेकर 66वीं तक के आप पेपर का एनालिसिस करेंगे तो उसमें देखेंगे कि एंशिएंट इंडिया से 1 से लेकर 5 तक प्रश्न अभी तक पूछा जा चुका है और वही मॉडर्न इंडिया से 1 से 9 तक प्रश्न पूछा जा चुका है। मिडिवल इंडिया से 1 से 9 तक प्रश्न पूछा जा चुका है और मॉडर्न इंडिया से 1 से 17 तक अभी प्रश्न पूछा जा चुका है। लेकिन इसी में से कोई 1-2 कम करके टोटल 28 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में। जब आप इसका एवरेज निकालेंगे और 5-6 ईयर्स के जब आप कॉपी को एनालिसिस करेंगे तो आप उसका एवरेज निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि 28 से 30 प्रश्न उसमें बनते हैं। अब हम बात करेंगे एंशिएंट इंडिया के कौन कौन से चैप्टर से कितना प्रश्न बनता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया से टोटल 7 चैप्टर से प्रश्न बनते हैं, जिसमें होता है सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को कहते हैं हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा वैदिक काल से प्रश्न पूछे जाते हैं, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से प्रश्न पूछे जाते हैं, महाजनपद काल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा मौर्य काल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। ये टोटल 7 चैप्टर से एंशिएंट इंडिया में प्रश्न पूछे जाते हैं और इस सभी 7 चैप्टर से 1 से लेके मैक्सिमम 7 तक प्रश्न बनता ही है, इसी के बीच में रहता है। और ये कैसे आपको पता चलेगा, जब आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर को आप एनालिसिस करेंगे तब आपको ये पता चलेगा। इसके अलावा मिडिवल इंडिया की बात करें तो मिडिवल इंडिया में टोटल 10 चैप्टर, जिसमें एक दिल्ली सल्तनत है। तो दिल्ली सल्तनत में आपको गुलाम वंश पढ़ना पड़ेगा, खिलजी वंश से आते हैं, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये सब का सब दिल्ली सल्तनत के ही 5 वंश होते हैं, जो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक टोटल 320 वर्षों में 5 वंश आते हैं और इससे 2 से 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा मुगल काल, मराठा, दक्षिण भारत का इतिहास, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, मध्यकालीन लेखक एवं उनकी रचना। मध्यकाल में कौन कौन से लेखक हुए और कौन से सुल्तान के राज्य में रहकर कौन कौन से अपनी रचना करता है, वो पूछा जाता है। तो जब आप इतना टोटल आप कंप्लीट करते हैं तो इससे आपको 8 से 9 प्रश्न बनता है। इसके अलावा मध्यकालीन भारत में, जिसको आप मॉडर्न इंडिया कहते हैं, मॉडर्न इंडिया से कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मॉडर्न इंडिया में भारत में यूरोपीय कंपनियों का व्यापारिक कंपनियों का आगमन, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां से पूछे जाते हैं, जनजातीय किसान आंदोलन से पूछे जाते हैं, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से पूछे जाते हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857 जिसको 1857 की क्रांति आप कहते हैं, उससे पूछे जाते हैं, और क्रांतिकारी गतिविधियां। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाते हैं, गवर्नर जनरल एवं उनके कार्य। गवर्नर कौन कौन से हुए मध्यकालीन भारत में,
आधुनिक भारत में गवर्नर कौन कौन से, जब ब्रिटिश का शासन था तो उस समय में कौन कौन से गवर्नर हुए, उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसी बनाई, इस सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा श्रमिक आंदोलन, जब भारत पे ब्रिटिश का राज था तो श्रमिकों ने कौन कौन से आंदोलन किए, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। कांग्रेस अधिवेशन, जब कांग्रेस का गठन होता है 28 दिसंबर 1885 को, तो उस वहां तब से लेके 28 दिसंबर 1885 से लेके 1947 तक कांग्रेस ने कितने अधिवेशन किए, कौन कौन अधिवेशन में कौन कौन से प्रस्ताव पारित हुआ, क्या कौन से अधिवेशन में कहा गया, इस कांग्रेस अधिवेशन में पूछा जाता है। इसके अलावा विभिन्न संस्थाएं कि भारत की आजादी के लिए कौन कौन से संस्थाएं ने काम किया, कहां कहां पे गठन किया गया, किसने गठन किया, इससे पूछा जाता है। इसके अलावा इस दौरान कौन कौन से पत्रिकाएं निकाला गया, समाचार पत्र निकाला गया, पुस्तक का लेखन किया गया, इससे पूछा जाता है। तो जब आप इतना कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को, तो आपको ये 1 से लेकर 17 प्रश्न इसमें से बनता है। इतना चैप्टर पर कमांड रहने के बाद आधुनिक भारत से 1 से 17 प्रश्न बनता है। जहां एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया से बहुत कम पूछे जाते हैं, वहीं मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत से इस दोनों की अपेक्षा काफी अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। जहां ये दोनों को एक पलड़े पर रखें और इसको दूसरे पलड़े पर रखें तो ये दोनों बराबर होगा। कहने का मतलब जितना इसमें पूछा जाता है उतना उसमें पूछा जाता है। इस दोनों को आप जोड़ देंगे ना तो अकेला उतना इसमें से पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा हिस्ट्री में इस सेक्शन से पूछा जाता है। और इस सेक्शन से इतना अगर चैप्टर पे आपको कमांड है तो आप 1 से 17 नंबर ले सकते हैं। और इस टोटल में आपको ये तीनों सेक्शन आपको कंप्लीट है तो 28 से 30 नंबर आप आसानी से ले सकते हैं। इसके अलावा साइंस में कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं। साइंस में अब हम साइंस को जानेंगे कि साइंस में कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं। अब आइए कि साइंस को कैसे तैयारी किया जाए। कि जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। बीपीएससी में फिजिक्स से भी पूछा जाता है, केमिस्ट्री से भी पूछा जाता है और बायोलॉजी से भी पूछा जाता है। लेकिन आपको तैयारी करने के दौरान कुछ बातों को ध्यान में लेकर चलना होगा कि फिजिक्स से कितना पूछा जाता है, केमिस्ट्री से कितना पूछा जाता है, बायोलॉजी से कितना पूछा जाता है और किस पे कितना टाइम देना चाहिए और किसका वेटेज इस एग्जाम में सबसे ज्यादा है और किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आप तीनों पे बराबर फोकस करते हैं तो फिर ये गलती कर रहे हैं। तो वही आज बात करेंगे कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और कौन कौन से चैप्टर से बात आता है ये। तो जैसा कि जानते हैं कि साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। बीपीएससी में फिजिक्स से, भौतिक से 1 से 8 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और केमिस्ट्री, रसायन से 1 से लेकर 7 तक प्रश्न बने हैं अब तक, 60 से 62 से लेकर 66वीं बीपीएससी तक। और बायोलॉजी में 1 से 16 प्रश्न अभी तक बन चुके हैं। बायोलॉजी में सबसे ज्यादा वेटेज बायोलॉजी का है। अगर आप बायोलॉजी पे ज्यादा ध्यान देते हैं तो यहां से नंबर साइंस में ज्यादा उठने की संभावना है। उसके बाद 2 नंबर पे केमिस्ट्री को मत दीजिए, 2 नंबर पे फिजिक्स को दीजिए, फिजिक्स से ज्यादा आता है उसके नंबर पे। उसके बाद केमिस्ट्री से 7। अगर इस तीनों चैप्टर को अगर कमांड है आपको तो इससे आपको 30 प्रश्न मान के चलिए बन जाएगा। आपको कभी 28, कभी 29, कभी 30 ऐसे ही पूछा जाता है। अगर आपको इतना याद है, कमांड है, तो आप 30 प्रश्न आसानी से ले आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि फिजिक्स के कौन से चैप्टर से पूछा जाता है। फिजिक्स में तो फिजिक्स में पूछा जाता है मात्रक एवं विमा से, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर से पूछा जाता है। उसके अलावा गति, जिसको आप मोशन कहते हैं, इस चैप्टर से भी पूछा जाता है। मोशन से पूछा जाता है। ध्वनि से पूछा जाता है, साउंड से, साउंड चैप्टर का नाम है। और आप इस चैप्टर को कंप्लीट करके जाते हैं तो इससे भी एक प्रश्न बनेगा। उष्मा से भी, जिसको कहते हैं हीट, हीट चैप्टर, उष्मा से। लाइट से भी पूछा जाता है, लाइट चैप्टर से। विद्युत, जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा एक और टॉपिक है महत्वपूर्ण उपकरण एवं उनके उपयोग, इंपोर्टेंट अप्लायंसेज एंड हिज यूजेज, महत्वपूर्ण उपकरण एवं उनके उपयोग। इसमें टोटल आपको 2, 4, 6, 7 टॉपिक आपको इसमें क्लियर है तो आप 8 प्रश्न आसानी से हल कर लेंगे। उसके बाद रसायन विज्ञान में, जिसको आप केमिस्ट्री कहते हैं, तो केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछा जाता है, परमाणु संरचना से। मेटर ऑफ स्टेट्स, पदार्थ की अवस्था से पूछे जाते हैं। कार्बन एंड हिज कंपोनेंट्स,
कार्बन और उनके अपरूप से पूछे जाते हैं, धातु चैप्टर से पूछे जाते हैं, मेटल, नॉन मेटल अधातु चैप्टर से पूछे जाते हैं, विलयन से पूछे जाते हैं, एसिड, अम्ल और क्षार, एसिड, बेस और लवण इस चैप्टर से भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक एवं उनके उपयोग और पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से पूछा जाता है। अगर इस केमिस्ट्री में 2, 4, 6, 8, 9 चैप्टर आपको कंप्लीट है तो इससे आपको 1 से 7 प्रश्न आप आसानी से बन जाएगा। इसी 1 से 7 में कभी अभी तक तो 7 तक मैक्सिमम पूछा जा चुका है, लेकिन 1 से लेकर 6 तक के बीच में या 7 तक के बीच में ही पूछा जाता है इसमें अभी तक। बायोलॉजी में जंतु एवं पादप का वर्गीकरण इससे पूछा जाता है। उसके बाद सेल कोशिका, सेल से पूछा जाता है, रक्त परिसंचरण से पूछा जाता है, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम से, जेनेटिक्स, अनुवांशिकी से पूछा जाता है, और पोषण में आपको 4 चीज से पूछा जाता है, जिसमें हो गया आपको विटामिन, खनिज, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा कुछ डिजीज हैं और उनके कारण क्या है, हार्मोन्स और एंजाइम्स, ये टोटल इस चैप्टर से पूछा जाता है। इस चैप्टर में आपको 2, 4, 6 और 2, 8 ये उसी का पार्ट है, तो ये 8 चैप्टर आपको कंप्लीट है। तो आपको इसमें सबसे ज्यादा 1 से समझिए 17 ले लीजिए, 16 लीजिए, इतना प्रश्न बनता है। अगर साइंस में आपको ये तीनों सेक्शन आपको कंप्लीट है तो आपको 30, 28 ऐसे करके आपको प्रश्न बनता है। तो ये दोनों सेक्शन बहुत मेजर है, इसको आप एग्जाम में जाए तो बहुत अच्छा से पढ़ के जाए। उसके बाद बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल में कहाँ कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न आते हैं, वो कुछ चुनिंदा चैप्टर से बिहार स्पेशल में प्रश्न आते हैं जहां से बीपीएससी में पूछे जाते हैं। जिसमें पढ़ा है बिहार का इतिहास। अगर आप बिहार के एग्जाम देते हैं तो बिहार के इतिहास के बारे में आपको तो जानना पड़ेगा, हिस्ट्री ऑफ बिहार। उसके बाद ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार, बिहार का ज्योग्राफिकल डिवीजन कहाँ कहाँ पे है, बिहार में क्या सब है, इस सब के बारे में आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद जनगणना, बिहार में जो पिछले जनगणना हो चुका है उसके आधार पर बिहार में कितना लिंगानुपात है, कौन कौन से स्टेट में कितना एजुकेशन पावर है, ये सब के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद बिहार समसामयिकी, बिहार से जो जितने भी न्यूज है उसके बारे में या जो जितने भी घटना समसामयिकी चलता है उसका जानकारी आपको रखना होगा। उसके बाद बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट, बिहार का जो बजट निकलता है उस बजट के बारे में आपको अध्ययन करना पड़ेगा। बिहार विशेष से संबंधित प्रश्न विभिन्न विषयों के अध्यावार विश्लेषण में शामिल है। हम इस पर भी बात करेंगे कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। माफ कीजिएगा साथियों, कुछ सेकंड के लिए लाइट चली गई थी, इसलिए वीडियो आपको थोड़ा डिलीट किया हुआ होगा। हम ये सब कहाँ से पढ़ेंगे इसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से प्रकाशन का बुक पढ़ना चाहिए, कौन से इस पूरे चैप्टर को क्वालिफाई करने के लिए आपका एप्रोप्रिएट बुक होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके बाद आता है करेंट अफेयर्स। बिहार स्पेशल होने के बाद करेंट अफेयर्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना चाहिए इससे बात करेंगे। आइए प्यारे साथियों, करंट अफेयर्स के लिए कौन कौन से चैप्टर्स इंपोर्टेंट है उसको जान लेते हैं। तो करंट अफेयर्स में पहला चैप्टर है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र, जिसमें शामिल है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर राष्ट्र में और अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो चुकी है, घटित हो रहा है या घटित हुआ है, उसके बारे में आपको 1 साल का ध्यान रखना होगा, अध्ययन करना होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से प्रमुख नियुक्तियां हुआ है, कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, इसके बारे में आपको जानकारी अध्ययन करना है। उसके बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान किन किन व्यक्तियों को दिया गया है, इसके बारे में सूचकांक रिपोर्ट आता है, इसके बारे में अध्ययन करना होगा। उसके बाद सरकार ने कौन कौन से योजनाएं और कार्यक्रम चलाए हैं, जिस साल आप एग्जाम देंगे उस साल से पूरे उस साल में कौन कौन से योजना और रिपोर्ट कार्यक्रम सरकार ने चलाया है, उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। कौन कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है, कौन कौन से देश ने किसके साथ कौन सा सैन्य अभ्यास किया, इसके बारे में। खेल घटनाक्रम, कौन कौन से खेल हुआ है, कौन उसमें जीता है, कौन हारा है, किसको कितना गोल्ड मेडल मिला है, इस सब के बारे में। उसके बाद कौन कौन स्टेट ने कौन से ऐप जारी किया है, कौन सा पोर्टल जारी किया है, उसका थीम क्या है, ये किस लिए जारी किया गया था, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। उसके बाद महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके थीम, साल में देखते होंगे कि कभी भारत फेक, कभी कुछ अनेक तरह के दिवस मनाए जाते हैं। तो ये दिवस क्यों मनाए जाते हैं, किसके उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं और इसका थीम क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका निधन, कि उस साल जिस साल आप एग्जाम देंगे उस साल कौन कौन से व्यक्ति का निधन हुआ, वो किस चीज से जुड़े हुए थे, इसके बारे में
आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक कि कौन कौन सा पुस्तक प्रकाशित किया गया है, उसका लेखक कौन है, इसके बारे में। इसके अलावा आप महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बैठक एवं सम्मेलन कि जैसे कि आप जानते हैं कि विभिन्न राष्ट्रों ने मिलकर अपना सम्मेलन बनाता है, बैठक बनाता है, और ये बैठक कहाँ पे बनाया गया, कौन कौन देशों ने मिलकर बनाया, इसका लक्ष्य क्या था, इस सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद जीआई टैग, कौन कौन स्टेट को जीआई टैग मिला है, किस आर्टिकल के लिए, किस प्रोडक्ट के लिए, क्यों मिला है, इस सब के बारे में। उसके अलावा विविध से हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके लिए कौन से बुक पढ़ना चाहिए, किसका बुक पढ़ना चाहिए, ये भी बात करेंगे। इसके अलावा अब हम जानेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना चाहिए और कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण है, जिसमें है जलवायु और मिट्टी, क्लाइमेट से आते हैं और सॉइल से आते हैं, पठार चैप्टर से आते हैं, पर्वत से भी आते हैं, मैदान से और दरा से, कि भारत में कौन कौन से पठार हैं, कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन से मैदान है और दरा, और ये कहाँ कहाँ अवस्थित है, इससे पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद भारत में कौन कौन से नदी है, कौन कौन से नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, और कौन सा बांध किसको जोड़ता है, और कौन से बांध से किसको क्या लाभ होता है। उसके अलावा कृषि एग्रीकल्चर से पूछे जाते हैं कि भारत में किस तरह के एग्रीकल्चर किया जाता है, एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन सी मिट्टी है, ये मिट्टी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, इस सब से पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा खनिज संसाधन, भारत में कहाँ पे कौन कौन से खनिज संसाधन है, इस सब से पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा वन संसाधन, इससे पूछे जाते हैं। भारत में कौन कौन से द्वीप है, वो कहाँ पे है, और कौन कौन से महाद्वीप है, ये भी पूछे जाते हैं। कौन कौन से मरुस्थल कहाँ पे है, इससे पूछे जाते हैं। भारत के जनगणना से पूछ लिए जाते हैं, कितना लिंगानुपात है। उसके बाद जनजाति, कौन कौन से जनजाति कहाँ पे रहते हैं, कि उसकी भाषाएं क्या है, उसकी ट्रेडिशंस क्या है, उसके परंपरागत क्या है, इस सब से पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद भारत में कितने देश हैं, कितने स्टेट्स हैं, उनकी कैपिटल्स क्या है, राजधानी क्या है, वहां पे कौन कौन से मुद्रा चलती है, इससे भी पूछ लिया जाता है, कौन कौन से मुद्रा। इसके अलावा वहां पे कौन कौन से संसद चलता है, उसका संसद का क्या नाम है, कौन से देश के संसद का क्या नाम है, इससे पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा भू आकृति प्लेट से पूछ लिए जाते हैं। अवसंरचना, ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन के लिए कौन कौन से संस्था काम कर रही है, कौन कौन से उद्योग बना है, कौन कौन से बंदरगाह भारत के कौन कौन से तट पे हैं, कौन से बंदरगाह को क्या कहते हैं और किसका क्या कम है। इसके अलावा परिवहन, सौर मंडल से पूछ लिए जाते हैं और जनजाति से पूछ लिए जाते हैं। जनजाति मैंने यहाँ पे भी लिख दिए हैं, तो ये जनजाति को मिटा दीजिए। ये जनजाति वही हुआ कि कौन कौन से जनजाति कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनके वो कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं, उनके परंपरागत वो सब क्या खाते हैं, इस सब के बारे में पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे, ज्योग्राफी हो गया। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से कौन कौन से चैप्टर पढ़ना चाहिए प्यारे साथियों। अब हम पीटी के दो अंतिम सब्जेक्ट पे आ गए हैं, जिसमें पढ़ रहा है इंडियन इकोनॉमी और दूसरा भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी। इस दोनों की तैयारी करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, तो आइए। भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ने के लिए भारत में योजना, जो सभी योजना निकलता है, जिसमें निकलता है पंचवर्षीय योजना, 5 साल में कौन सरकार का क्या क्या सब कैंपेन होगा, क्या सब काम करने वाले हैं, तो पंचवर्षीय योजना में आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद योजना आयोग जो भारत में है, उसका क्या काम है, उन्होंने क्या क्या सब काम किया है। उसके बाद नीति आयोग, नीति आयोग पिछले वर्षों में क्या सब काम किया है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद बैंकिंग, मनी एवं बैंकिंग से पूछा जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय आय, कि राष्ट्रीय आय पिछले साल कितना था, इस साल कितना हुआ, वो बजट सब में निकलता है। उसके बाद भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद सार्वजनिक वित्त और गरीबी एवं बेरोजगारी, तो जानते हैं कि भारत में कैसा है, उस सब के बारे में तो आपको जानना ही होगा, खास करके इंडिया के बारे में और बिहार के बारे में आपको जान के ही जाना चाहिए। और सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम के बारे में जानना होगा। और आर्थिक संरक्षण एवं बजट, जो प्रत्येक साल निकलता है, इस बीच में भी निकला हुआ था बजट 2 दिन पहले। उसके बाद वैश्विक क्षेत्र और वैश्विक संगठन, व्यापार, भुगतान और संतुलन, इस सब में अपना रिलेशन बना के कहाँ से पूछा जाता है प्रश्न, ये चैप्टर पे आपको कंबाइन होना चाहिए। तो पीटी में इतना चैप्टर से आपको बनता है इंडियन इकोनॉमिक्स से। हमारी भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था से कौन कौन से चैप्टर पढ़ना चाहिए, तो इसमें पढ़ना चाहिए कि प्रस्तावना, प्रस्तावना से जो भी प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं, जितने भी आप पीटी देखेंगे सब में प्रस्तावना से एक ना एक दो प्रश्न बनता है। जैसे कि प्रस्तावना में को कब संशोधन किया गया, किसके कारण संशोधन किया गया, कौन कौन से नए वर्ड को जोड़ा गया, इस सबसे तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है। उसके बाद भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता एवं स्रोत, कि भारतीय संविधान को कहाँ से अंगीकृत किया गया था, नीति निर्देशक तत्व को कहाँ के संविधान से लिया गया था, मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया था, इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको पढ़ जाइएगा। संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ का क्या काम है और राज्य का क्या काम है, ये किस अनुच्छेद की तरफ है, ये सबसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट से प्रश्न बनते हैं। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी से प्रश्न बनते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको कहते हैं बीपीएसपी, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा जाता है
डीपीएसपी में जो भी जितने भी अनुच्छेद है वो अनुच्छेद से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डीपीएसपी में जितने भी अनुच्छेद, उस अनुच्छेद से आप प्रश्न पूछ बनते हैं। उसके बाद कार्यपालिका, विधायिका से भी प्रश्न बनते हैं। न्यायपालिका, केंद्र राज्य संबंध में क्या है, कौन से अनुच्छेद के जरिए है। उसके बाद पंचायती राज कौन से अनुच्छेद में है, पंचायती राज का क्या क्या काम है, कौन से संशोधन के तहत लाया गया, इस सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अलावा संविधान के जो कौन कौन से संस्थाएं हैं काम कर रही है वर्तमान में, उससे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से प्रश्न बनते ही हैं। कोई भी अनुच्छेद दे देगा, कहेगा कि ये इस अनुच्छेद के तहत कौन सा काम किया जा रहा है। उसके अलावा चुनाव एवं राजनीतिक दल, भारत में जो चुनाव हुआ है उसके तहत कौन से राजनीतिक दल किससे जुड़ा हुआ है, इस सबसे तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गई कि कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न बनते हैं। अब बात करेंगे कि इस सब को पूरा करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कौन कौन से बुक पढ़ना चाहिए, इस पे बात करेंगे। तो आइए हम बात इसी पे करते हैं, हिस्ट्री को तो हम बुक के साथ आपको दिखा रहे हैं कौन कौन से बुक पढ़ना चाहिए। साथियों, अब ये बात करेंगे कि पीटी में हिस्ट्री के लिए कौन से बुक पढ़ना चाहिए। तो हिस्ट्री में आप पीटी के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक जो सभी जो तैयारी करते हैं वो सब ये तैयारी करते हैं, जिसका नाम है स्पेक्ट्रम। ये राजीव अहिर साई की बुक है। ये ज़्यादा मोटी नहीं है, ये साइज में छोटा है, जिसके कारण ये मोटा हो गया है ज़्यादा। तो ये पीटी अगर आप इसको ढंग से पढ़ते हैं तो मॉडर्न इंडिया से आपको एक भी प्रश्न नहीं छूट सकता है। तो इस बुक को आप कमांड करके जाइएगा। इसके अलावा आप तीनों सब्जेक्ट पे आप कमांड करना चाहते हैं हिस्ट्री में, जैसे हिस्ट्री के लिए आपको एंशियंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसमें नोट्स के फॉर्म में दिया हुआ है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें नोट्स के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इससे आपको पीटी हिस्ट्री सेक्शन कवर हो जाएगा। इसके अलावा साइंस के लिए कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, तो अभी रुक जाइए। साइंस के लिए आपको कौन सी बुक पढ़ना चाहिए? साइंस के लिए सबसे बेसिक बुक और इम्पोर्टेंट बुक आप हो सके तो 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। 6 to 10 एनसीईआरटी। ये अगर 6 से लेकर 10 तक अगर आप एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं तो आपको बेसिक साइंस में निकल जाएगा। साइंस आपको बेसिक कहीं दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा बिहार स्पेशल में क्या करना चाहिए, तो बिहार स्पेशल के लिए बुक आता है ये इम्तियाज अहमद शाह की। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी बुक आता है इम्तियाज अहमद शाह की, और ये सब्जेक्टिव टाइप में भी आता है। तो ये मैं सब्जेक्टिव टाइप के लिए दिखा रहा हूँ जो मेंस के लिए है। तो इसी तरह का ऑब्जेक्टिव टाइप भी आता है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद करेंट आता है करंट अफेयर में। उसके बाद एसपीडी पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स के अलावा। एडिटोरिया पढ़िए, एडिटोरिया ये परवीन सर की है, जो इस पिछले साल 2 साल पहले निकाला है 2021 में या 20 में शायद उसका बीपीएससी भी क्लियर हुआ है, तो ये आप उन्हीं के हैं। तो एडिटोरिया आप पढ़ सकते हैं उसके लिए करंट अफेयर्स। उसके बाद एसपीडी पढ़ सकते हैं, एसपीडी की आती है वो पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, तो ज्योग्राफी के लिए भी वही 6 से लेके आप 10 तक एनसीईआरटी ही कवर कीजिए, तो इससे आपको ज्योग्राफी का बेसिक नॉलेज आपको हो जाएगा। इसके अलावा हिस्ट्री में 1-2 बुक और पढ़ना चाहिए आपको। 11th और 12th आप हिस्ट्री आप कवर करते हैं तो इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स रमेश साई की आती है इकोनॉमिक्स, वो बुक हमारे पास नहीं है, तो रमेश साई की बुक आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। वो उसमें भी बहुत अच्छा समझाया गया है, रमेश सिंह करके आता है उसमें बुक, तो वो बुक भी आप रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत को जानते ही हैं, लक्ष्मीकांत सर की बुक आती है, इस तरह का बुक आता है, वो दिखा रहे हैं आपको। ये इतना मोटी बुक है लक्ष्मीकांत सर की, वो नहीं बड़ा भाजन आप ले लेंगे। तो इसमें सब जितना भी चैप्टर बताए हुए हैं पीछे कि पॉलिटी में क्या सब पढ़ना चाहिए, तो इसमें आप सब कुछ दिया हुआ है। इसके अलावा भारतीय इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए मेंस में भी आपको काम आएगा, अगर पढ़ सकें तो इससे भी प्रश्न बनता है। ये मेंस के लिए आप ये पढ़ सकते हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर। तो मेंस के लिए हम आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए अभी पीटी के लिए बनाए हैं। और जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें ना, एटलस की सहायता से पढ़ें। ज्योग्राफी जब भी पढ़े तो आप एटलस की सहायता से पढ़ें। आपको ये कौन से कंट्री में क्या है, कि कहाँ उसका क्षेत्रफल क्या है, वहाँ की मुद्रा क्या है, वहाँ का लैंग्वेज क्या है, इससे ये एड्रेस से आपको पता चल जाएगा। और मैप में कौन चीज़ कहाँ पे है, ये सब का एड्रेस से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अगर मैथ अगर आप ठीक ठाक है तो प्रैक्टिस से आप 10 पूछता है उसमें 8-9 बना ही रहेंगे। ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करते हैं तो 8 से 7, कभी कभी 10 भी बन जाता है जो ज़्यादा प्रैक्टिस करता है। तो अब जब हम आगे के वीडियो डालेंगे तो उसमें हम
पूरे मेंस के बारे में बताएंगे कि मेंस की तैयारी कैसे किया जाए और किन किन स्ट्रेटजी से फॉलो करने के बाद आपको बन सकता है। अब तक के लिए धन्यवाद।